मेरे भाइयों और बहनों, 3 साल पहले इसी समय 26 मई को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के परिसर में राष्ट्रपति जी ने मुझे प्रधानमंत्री के कार्यभार के लिए शपथ दिलवाई थी। आज इसी समय ठीक उस बात को 3 वर्ष हो रहे हैं और ये 3 वर्ष असम का आग्रह था कि आज मैं यहां आ सकूं तो अच्छा होगा। पहले तो परंपरा ऐसी रही थी कि ऐसे अवसरों पर जरा दिल्ली का महात्म्य ज्यादा रहता है, लेकिन हमारे सरकार की कार्य संस्कृति ऐसी है कि हमारे लिए हिंदुस्तान का हर कोना दिल्ली है। और आज इस 3 वर्ष के निमित्त और असम सरकार के 1 वर्ष निमित्त इतनी बड़ी तादाद में लोग आकर के आपने जो आशीर्वाद दिए, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। और स्वयं मेघराजा ने भी आकर के आशीर्वाद दिए और कार्यक्रम शुरू होते ही मेघराजा ने भी हमारे लिए अनुकूलता कर दी। इसलिए मेघराजा का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज सुबह हिंदुस्तान के सबसे लंबे ब्रिज का लोकार्पण करने का मुझे सौभाग्य मिला और आज 2 महत्वपूर्ण संस्थानों का यहां शिलान्यास हुआ। हम ये समझे कि कृषि क्षेत्र में रिसर्च के लिए इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन का असम में आना और गुवाहाटी में एम्स का शिलान्यास होना, आज एक ही दिन में करीब 3,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का या तो शिलान्यास या तो लोकार्पण करने का अवसर मिला है। एक दिन में करीब 3,500 करोड़ रुपया एक राज्य के अंदर आना, अपने आप में ये सरकार की सोच क्या है, हिंदुस्तान के हर राज्यों के विकास का हमारा जो सपना है उसको इसमें आप देख सकते हैं। भाइयों बहनों, आज सुबह मैंने घोषणा की थी कि हिंदुस्तान का ये जो लंबा ब्रिज बना है, ब्रह्मपुत्रा के ऊपर ये ब्रिज बना है और भूपेन हजारिका जीवन भर ब्रह्मपुत्रा की उपासना करते रहे, ब्रह्मपुत्रा के गीत गाते रहे, वे ब्रह्मपुत्रामय हो रहे थे और इसलिए आज ये ब्रिज भी उन्हीं के नाम समर्पित कर दिया और ये ब्रिज भूपेन हजारिका के नाम से जाना जाएगा। आज मुझे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन के शिलान्यास का अवसर मिला था। वहां मैंने एक और घोषणा की, किसान संपदा योजना की। 2022 में हिंदुस्तान के किसान की इनकम डबल करने का इरादा, एक संकल्प, उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तब एक किसान संपदा योजना के तहत एग्रो प्रोडक्ट्स में
फूड प्रोसेसिंग हो, वैल्यू एडिशन हो, मूल्य वृद्धि हो, उस काम के लिए 6,000 करोड़ रुपए की सीड मनी के साथ दुनिया भर के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करके 1 लाख करोड़ का कारोबार कृषि उत्पादन की मूल्य वृद्धि में करने की दिशा में एक योजना की मैंने आज घोषणा की है। ये किसान संपदा योजना सच्चे अर्थ में किसानों की संपदा बनेगा, देश के अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम देगा। और आज जब मैं गुवाहाटी में आपके बीच आया हूं, तब आप जानते हैं पिछली बार जब लोकसभा चल रही थी, हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला किया था। बहुत वर्षों से हमारे देश के पिछड़े वर्ग के लोग एक ओबीसी कमीशन की मांग कर रहे थे, लेकिन पहले की सरकारें सुनती रही, आश्वासनें देती रही, लेकिन ओबीसी कमीशन का कभी निर्णय नहीं हुआ। हमने ये निर्णय कर लिया, कानून पारित कर दिया और पहली बार हिंदुस्तान के कोटि कोटि ओबीसी जन जो है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए एक संवैधानिक व्यवस्था देने का काम हमने किया। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में स्कूलों में, कॉलेजेस में एडमिशन का दौर चलेगा। इन सब को ध्यान में रखते हुए ओबीसी क्रीमी लेयर जो अब तक 6 लाख रुपया माना गया है, उसमें 25% वृद्धि करके क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख करने का सरकार ने फैसला किया है। और इसके कारण पिछड़े वर्ग के बालक इस बार जब एडमिशन के लिए जाएंगे तो ये 2 लाख की जो बढ़ोतरी हुई है, उन बच्चे जो छूट जाने की संभावना है, उनको इसका लाभ मिलेगा और समाज के एक बहुत बड़े तबके को इस सुविधा से अपने जीवन में, शिक्षा में प्रगति करने के लिए एक बहुत बड़ा लाभ होगा। भाइयों बहनों, आज मैं देश के नागरिकों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपने हम पे एक विश्वास रख करके पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने का अवसर दिया। एक प्रधान सेवक के रूप में मुझे कार्य करने का मौका दिया, लेकिन इससे भी ज्यादा मैंने इन 3 साल में देखा है कि आपने सिर्फ वोट दे करके हमें सत्ता में पहुंचा करके आप सो नहीं गए। अब मोदी जी आए हैं, सब करेंगे, ऐसा आपने नहीं किया। मैं 3 साल में बड़े संतोष के साथ, बड़े गर्व के साथ 125 करोड़ देशवासियों के सामने सर झुका करके इस बात का गौरव से स्वीकार करता हूं कि ये देश, 125 करोड़ देशवासी हर कदम पर हमारे साथ चले, हर परिस्थिति में हमारे साथ चले। कड़े से कड़े फैसले हमने लिए। 125 करोड़ देशवासी, उन्होंने विश्वास को और मजबूत बनाया, भरोसे को नई ताकत दी,
शायद सार्वजनिक जीवन में सरकार बनाने में जनता का सहयोग, ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन सरकार चलाने में जनता सरकार से भी 2 कदम आगे चले, ये आजादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान ने इस 3 साल में देखा है। हर हिंदुस्तानी को ये बात का गर्व होगा जब लाल किले पर से मुझे पहली बार देश के सामने अपनी बातें रखने का सौभाग्य मिला था और मैंने स्वच्छता का विषय छेड़ा। सब लोगों के लिए अचरज था कि कैसा प्रधानमंत्री है, लाल किले पर से शौचालय की बातें कर रहा है, स्वच्छता की बातें कर रहा है। अब तक तो हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी हैं, बड़े बड़े आंकड़े, बड़ी बड़ी योजनाओं के नाम यही लाल किले से सुना है। ये कैसा प्रधान सेवक आ गया है कि वो शौचालय की बात कर रहा है, स्वच्छता की बात कर रहा है। बड़ा अजूबा था लोगों के लिए। लेकिन भाइयों बहनों, एक वर्ग के लिए अजूबा हो सकता है, उनके लिए आश्चर्य हो सकता है, लेकिन मैं जिस पार्श्वभूमि से आया हूं, जिस जिंदगी को जी करके निकला हूं, और इसलिए इन चीजों की जिंदगी में क्या अहमियत होती है, इन बातों को मैं भली भांति अनुभव कर सकता हूं। देश के छोटे छोटे लोगों को कैसी कैसी चीजों से गुजरना पड़ता है, ये अपने अनुभव से मैंने जाना है, समझा है। और इसलिए एक बार मैंने कहा था कि मेरी पार्श्वभूमि ऐसी है, मेरा लालन पालन ऐसा है कि जिसमें एक छोटे व्यक्ति को अत्यंत पीछे आखिरी कतार से आए हुए व्यक्ति को जो अनुभूति होती है, और इसलिए मैंने कहा था कि मैं छोटा हूं और छोटे छोटे लोगों के लिए बड़े बड़े काम करके रहूंगा, ये मेरा इरादा है। मैं देशवासियों का आभारी हूं कि स्वच्छता अभियान को जनता ने अपना कार्यक्रम बना लिया। मीडिया ने भी 100% मदद की। प्रारंभ में राजनीतिक विरोध के लोगों ने उसका उपहास किया, लेकिन बाद में भी उन्होंने उसकी आलोचना करना बंद कर दिया। एक प्रकार से हर किसी का सहयोग मिला। आजादी के बाद जन समर्थन से शासन कैसे चल सकता है, जन भागीदारी से शासन कैसे चल सकता है, जनता जनार्दन की अगुवाई में सरकार कैसे चल सकती है, इसके अनेक उदाहरण आपने देखे हैं। भाइयों बहनों, हमारे देश में गैस सिलेंडर 9 देना या 12 देना, उस पर हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता उलझे हुए थे। संसद में घंटों तक 9 सिलेंडर की 12 सिलेंडर की चर्चाएं हुआ करती थी। वो भी एक वक्त था, ये भी एक वक्त है। एक ऐसी सरकार आपने बिठाई जिस सरकार ने लोगों से कहा कि आप गैस की सब्सिडी छोड़ते क्यों नहीं हो, अरे गरीब के लिए कुछ छोड़ो। और आज मैं सर झुका करके 1 करोड़ से ज्यादा उन परिवारों को सर झुका करके नमन करता हूं कि उन्होंने अपनी गैस की सब्सिडी छोड़ दी और गरीब के घर में गैस का चूल्हा जलाने के लिए उन्होंने भागीदारी की।
भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के जन मन की ताकत को समझ करके, जन सामर्थ्य के समझ करके योजनाओं में जन भागीदारी को बढ़ाते बढ़ाते आगे बढ़ने के हमने फैसले किए हैं। भाइयों बहनों, नोटबंदी बड़ा कठोर निर्णय था। अभी भी कुछ लोग यही कहते हैं कि हम इतने बड़े कठोर निर्णय की कभी कल्पना तक नहीं कर सकते। और उन दिनों में टीवी पर राजनेताओं के भाषणों में पूरे देश में आक्रोश पैदा करने के लिए क्या कुछ नहीं हुआ था। अगर सरकार का इरादा नेक न होता, सदिच्छा से लिया हुआ फैसला न होता, तो इतने बड़े कड़े फैसले को जिस प्रकार से आग लगाने की कोशिश चली थी, कितनी बड़ी ताकतवर सरकार हो भस्म हो जाती। लेकिन ये 125 करोड़ देशवासी थे, उनके आशीर्वाद थे। कितने बड़े कृत्रिम बवंडर के बावजूद भी, भ्रमित करने के कोटि कोटि प्रयासों के बावजूद भी देश की जनता तसू भर भी डगमगाई नहीं, हिली नहीं और कंधे से कंधा मिला करके मुझ जैसे प्रधान सेवक के साथ खड़ी रही। आप मुझे बताइए, ऐसी जनता के लिए जिंदगी खपा देने से कितना आनंद मिलता होगा। ये आनंद की अनुभूति मैं करता। लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि मोदी जी थकते नहीं हो क्या, इतना दौड़ते रहते हो। मैंने कहा 125 करोड़ देशवासी हर पल मुझसे एक कदम आगे चलते हैं, हर बात में मेरा साथ देते हैं। उनके लिए ये जिंदगी खपाने का जो आनंद है वो मुझे थकने नहीं देता है, मुझे काम करने की प्रेरणा देता है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं मां तुझे और क्या दूं, इसी भाव को लेकर के काम करने की प्रेरणा मुझे मिलती है। भाइयों बहनों, हमारे देश में निर्णय और बदलाव जनता में एक वक्त था, क्या माहौल था सामान्य जीवन में, निराशा व्याप्त थी। और निराशा इस हद तक घर कर गई थी कि अब भाई कुछ होने वाला नहीं है, अब गुजारा कर लो, जिंदगी गुजार लो, अब कुछ होने वाला नहीं है। भाइयों बहनों, देखते ही वक्त बदल चुका है। आज अब कुछ होगा नहीं, ऐसा ही चलने वाला है, ऐसे ही जीना पड़ेगा, जिंदगी का गुजारा कर लो, ये भाव खत्म हो चुका है। हर किसी के दिल में एक आशा जगी है, नहीं नहीं जरूर होगा, कुछ न कुछ अच्छा होगा, हम जरूर आगे बढ़ेंगे, देश दुनिया में ताकतवर बनेगा। ये विश्वास हिंदुस्तान के कोटि कोटि जनों में आज पैदा हुआ है। भाइयों बहनों, एक वक्त था ठहराव ही ठहराव नजर आता था, पता ही नहीं चल रहा था कि सरकार है या नहीं है, तो कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, सब कुछ एक ठहराव सा महसूस होता था। आज प्रति पल ठहराव से निकल करके एक निरंतर अविरत प्रवाह हर
दिन नए कार्यक्रम, हर दिन नई योजना, हर दिन नया प्रयास, हर दिन नई कोशिश देश अनुभव कर रहा है। जब कार्य संस्कृति बदलती है, कार्य शैली बदलती है, नेतृत्व की सोच बदलती है, ईमानदारी के साथ चलने का फैसला होता है, तो फिर सरकार वही, मुलाजिम वही, फाइलें वही, दफ्तर वही, समय वही, उसके बावजूद भी हर कोई काम में लग जाता है, बदलाव शुरू हो जाता है। आज देश अनुभव कर रहा है, बदलाव देख रहा है। जब सरकारी दफ्तर में लोग समय पर आने लगे तो मीडिया में सुर्खियां बन गई। इसका मतलब दफ्तर का क्या हाल पहले रहता होगा, इसका हम भली भांति अंदाज कर सकते हैं। भाइयों बहनों, सरकार कैसे चलती? संसद में कानून बनने के बाद इतनी बड़ी महत्वपूर्ण पार्लियामेंट, कोटि कोटि जनों के वोट से चुनकर के आए हुए पार्लियामेंट के मेंबर कोई कानून पास करने के लिए घंटों बहस करे, तर्क वितर्क करे, जानकारियां एकत्रित करे, रात रात अध्ययन करे, संसद में चर्चा करे, संसद में कानून पारित हो। लेकिन सरकारें ऐसी चलती थी कि संसद में पारित हुआ कानून भी दफ्तर के अंदर जाकर के फाइल के डिब्बे में बंद हो जाता था। न कभी नोटिफिकेशन होता था, न कभी रूल बनते थे। इससे बड़ी संसद की अवमानना क्या हो सकती? आपने देखा होगा, बेनामी संपत्ति इस देश के हर नागरिक को भ्रष्टाचार, बेईमानी के करीब गुस्सा है, आक्रोश है। 1988 में बेनामी संपत्ति के संबंध में कानून बना। 28 साल तक वो नोटिफाई नहीं हुआ, रूल्स नहीं बने। कैसी सरकार? भाइयों बहनों, आज देश में एक और माहौल नजर आ रहा है। एक समय था जब अच्छे से अच्छे ईमानदार व्यक्ति को भी ईमानदारी से जीना चाहिए कि नहीं जीना चाहिए, इस पर सवाल या निशान खड़ा हो चुका था। उसका मन विचलित होने लगा था। पीढ़ी दर पीढ़ी ईमानदारी से जिंदगी जीने के बाद वो सोचने लगा था कि ईमानदार रह करके क्या पाया। देखो वो बेईमान कहां पहुंच गया, देखो वो बेईमान क्या होता है उसको, देखिए उसकी बेईमानी। ये सरकारी नौकरी करता है, वैकेशन में विदेश घूमने का पैसा कहां से लाता है। ये कल तक तो साइकिल चलाता था, आज इतना बड़ा बंगलो कहां से ले आया। ईमानदार व्यक्ति जब ये देखने लगा, उसकी ईमानदारी भी लड़खड़ाने लगी, मन विचलित होने लगा। वो दिन थे। आज भाइयों बहनों, 125 करोड़ देशवासी इस बात को अनुभव करते हैं कि हिंदुस्तान में पहली बार ईमानदारी को अवसर आया है। ईमानदारी के लिए जीने का अवसर आया है। जो ईमानदारी से जीता था उसका विश्वास बड़ा है, उसको लगता है अब बेईमानों के लिए चैन से जीना मुश्किल हुआ है, अब मेरी ईमानदारी रंग लाएगी। भले मेरी जिंदगी में सुख वैभव नहीं आया, लेकिन शांति से जीने का अवसर आया है। आज ये वातावरण बना है। कुछ दिन पहले मुझे बड़े अच्छे घराने के कुछ बच्चे मिले थे। ऐसे ही मैंने पूछा नौजवानों को कि भाई यूथ में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा, साहब हमारे घर में एक चर्चा है, हम हमारे माता पिता से चर्चा करते हैं
कि आपके जमाने में जो था वो था, आपने बेईमानी की होगी, सरकारी नियमों को तोड़ा होगा, आपने लोगों को खरीदा होगा, लेकिन अब वक्त बदला है। हमारी पीढ़ी ईमानदारी से कुछ करना चाहती है और हमें विश्वास है कि हम ईमानदारी से अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। भाइयों बहनों, ईमानदारी को अवसर मिले, मैं जानता हूं इसके लिए मुझे कितना कष्ट झेलना पड़ता है, कितनी बातों पर मुझे कठोरता बरतनी पड़ती है, लेकिन मैं देश की जनता को वादा करके आया हूं और उस वादे को मैं पूरी तरह निभाऊंगा। भाइयों बहनों, एक वक्त था जब देश में काले धन का ही कोहरम मचा हुआ था। काला धन यही कान पे आता था। एक ऐसी सरकार है जहां काला धन नहीं, जन धन यही शब्द सुनाई देते हैं। ये फर्क है दोस्तों, ये फर्क है। और आज जनधन की चर्चा होती है, आने वालों में दिवसों में डीजी धन की चर्चा भी सहज रूप से होने वाली है। कहां काला धन, वहां से निकल करके जन धन और अब आगे डीजी धन, एक के बाद एक हमारी यात्रा का रास्ता खुलता चला जा रहा है। भाइयों बहनों, हमने सरकार बनाई, 26 को शपथ लिया, 2 दिन के बाद हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई। पहली मीटिंग में पहला निर्णय था काले धन के खिलाफ कदम उठाने का। और भाइयों बहनों, चोरी के पैसों से जो बड़े बड़े बंगले बना करके बैठे हैं, बेनामी संपत्ति जिन्होंने बनाई है, 18-20 साल के उनके बेटे दुनिया की महंगे से महंगी मोटर बाइक लेकर के दुनिया में वट मार रहे हैं। अगर वो पैसा बेईमानी का है तो हम निकाल करके रहेंगे, गरीबों को लौटा के रहेंगे। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, लेकिन जनता को जो वादा किया है उस वादे से मैं कभी मुकरने वाला नहीं हूं। मैं ये लड़ाई लड़ने वाला हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं 125 करोड़ देशवासी ईमानदारी का उत्सव बनाने के लिए फैसला कर चुके हैं और मैं देश की जनता के साथ चलने के लिए तैयार हूं। भाइयों बहनों, जब 125 करोड़ देशवासी संकल्प कर लेते हैं, आगे बढ़ने का निर्णय कर लेते हैं और शासन प्रो पीपल होता है, प्रो पुअर होता है, प्रो एक्टिव होता है, तो जनता जनार्दन का भरोसा भी अनेक गुना बढ़ जाता है, फिर काम सरल हो जाते हैं। आज मैं अनुभव कर रहा हूं, अब नोटबंदी के बाद किसी ने सोचा होगा कि करीब 90 लाख से भी ज्यादा लोग ईमानदारी के अवसर में जुड़ गए, टैक्स देने के लिए सामने से आगे आए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ अपने आप को जोड़ दिया। अभी तो सरकार ने किसी को कुछ कहा नहीं है, अभी तो सिर्फ मैं चीजें तैयार कर रहा हूं। उसके बावजूद भी 90 लाख लोगों का अपने आप देश को कर चुकाने के लिए आगे आना, ये अपने आप में ईमानदारी के अवसर को एक ताकत देने वाली घटना के रूप में मैं देखता हूं। भाइयों बहनों, हमारा ये विश्वास रहा है कि हम जनता जनार्दन पे भरोसा करें।
अंग्रेजों ने कभी भी हिंदुस्तान की जनता पे भरोसा नहीं किया। वे इस देश को गुलाम बनाए रखने के लिए हर हिंदुस्तानी पर शक करते हुए अपनी शासन व्यवस्था को विकसित किया था। दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी सरकारों की आदत वही रही और जनता पे शक करना। भाइयों बहनों, पिछले 3 साल के बाद में आपने देखा होगा, हमने हर काम में जनता पर भरोसा करने को प्राथमिकता दी है। शुरुआत यहीं से करते हैं। जनता जनार्दन नागरिक सही बोलता है, हमें पहले मान के चलना चाहिए कि सही बोलता है। अगर गलत हमारे पास जानकारी आए तब उसकी गलती को उसके बात करनी चाहिए, आते ही उसको गलत मान करके नहीं चलना चाहिए। अब आपको मालूम है, पहले कभी स्कूल में एडमिशन लेना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है, नौकरी की अर्जी करनी है, तो जेरोक्स कॉपी आपके सर्टिफिकेट की उसको भी किसी पॉलिटिशियन के घर जाकर के थप्पा मरवाना पड़ता था। क्यों भाई? जब जेरोक्स मशीन है, जब फाइनल इंटरव्यू होगा नौकरी का, उस समय जो ओरिजिनल कॉपी है वो देख लीजिए। अभी उसको क्यों दौड़ाते हो? हमारी सरकार ने निर्णय कर लिया, देश की जनता पे भरोसा करो, वो खुद अपने आप अपना साइन कर दे, खुद ही कह देगा हाँ ये मेरी ट्रू कॉपी है, दे ले, मान लो उसको। घटना छोटी होगी लेकिन सोचने का तरीका क्या है, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। हमने इनकम टैक्स में लोगों को कहा कि 50 लाख का अगर आपका कारोबार है प्रोफेशनल का, आप अपने हिसाब से सरकार को बता दीजिए और इतनी मात्रा में टैक्स दे दीजिए, आपको कोई हिसाब रखने की जरूरत नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं। जनता पे भरोसा करना चाहिए, जनता पे विश्वास करना चाहिए। दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जिसका अपने पर ईमानदारी का इतना विश्वास है कि वो जनता को ईमानदार मानती है और ईमानदार जनता पे भरोसा करके आगे बढ़ने का फैसला लेकर के चलती है। एक अलग कार्य संस्कृति क्या होती है, एक अलग कार्य करने का तरीका क्या होता है, ये आज देश अनुभव कर रहा है। भाइयों बहनों, आज देश में दुनिया के अंदर जो आईटी रिवॉल्यूशन आया है, हिंदुस्तान पीछे नहीं रह सकता है। अफवाहें फैलाने वाले फैलाते रहेंगे, लेकिन हमने इस टेक्नोलॉजी को भरपूर फायदा उठाना है। एक के बाद एक हमारे कदम गरीब से गरीब व्यक्ति को एम्पावर करने वाले हैं। बैंकों की ब्रांच कम थी, हमने पोस्ट ऑफिस को पेमेंट बैंक में बदलने का निर्णय कर लिया। एकदम रातों रात लाखों नई बैंकें बन गई। हमने डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था की, हर इंसान का मोबाइल फोन अपने आप बैंकिंग व्यवस्था का हिस्सा बन गया। मास स्केल पर बदलाव कैसे लाया जा सकता है, ये आप अनुभव कर सकते हैं। भाइयों बहनों, कुछ काम ऐसे हैं जो हमारा इंतजार नहीं कर सकते। हम हमारी पुरानी आदत से चलेंगे तो ये तो लगेगा कि काम हो रहा है, सरकार कुछ कर रही है, लेकिन जनता जनार्दन को या देश को कोई लाभ नहीं होगा। हिंदुस्तान को आज से 10 साल पहले ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने की जरूरत थी। पुरानी सरकारों में निर्णय भी हुआ, लेकिन भाइयों बहनों 100 गांव तक भी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का काम पहुंचा नहीं। 3 साल ऐसे ही गए। हमने आने के बाद बीड़ा उठाया। भाइयों बहनों, आज करीब करीब 1 लाख गांवों तक हमने इस काम को पहुंचा दिया है, तेज गति से पहुंचा दिया है। काम को गति चाहिए,
सरकार है, चलती है, कुछ हो रहा है, नहीं। समय सीमा में तय किया 4 करोड़ टॉयलेट बनाना, देश की जनता ने हमारा साथ दिया, टॉयलेट बन गए। दोस्तों, पहली बार देश में लाखों गांव अपने आप को ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित करने में पूरी तैयारी करके आगे आए। जन सामान्य बदलाव के लिए किस प्रकार से जुड़ता है, ये हम सामने से देख रहे हैं। भाइयों बहनों, महंगी दवाइयां, महंगे स्टेंट हार्ट के लिए हमने कंपनियों से कहा, भरोसा किया, जेनरिक दवाइयों के विषय में आगे आए। जो स्टेंट लाख, सवा लाख के थे, वो 20, 25, 27 हजार पर पहुंच गए। जो 40, 45 हजार के थे, वो 5 हजार, 7 हजार में आकर के रुक गए। जो दवाइयां 1200, 1500, 2000, 3000 में बिकती थी, वो 80 रुपया, 100 रुपये, 125 रुपये में दवाई बिकने लग गई। गरीब को दवाई मिले, लोगों के सहयोग से निर्णय किया जा सकता है, बदलाव जाया जा सकता है। भाइयों बहनों, पहले भी जाते थे, लेकिन जब 104 सैटेलाइट एक साथ जाते हैं तो दुनिया चौंक जाती है। गति ये होती है, काम का स्केल ये होता है, इसके ये नमूने हैं। भाइयों बहनों, एक बहुत बड़े फर्क पर काम को आगे बढ़ाने की दिशा में हमारा प्रयास है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कौन कहता है पहले की सरकारों में तालाब नहीं बनते थे? बनते थे। कौन कहता है पहले की सरकारों में डैम नहीं बनते थे? बनते थे। कौन कहता है पहले की सरकारों में पानी की व्यवस्था की चिंता नहीं थी? हमने कभी मना नहीं किया। लेकिन देश के किसान की जो आवश्यकता है, वो और सरकार के काम की गति, ये दोनों इतनी मिसमैच थी कि कभी देश के किसान को, देश की इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर का कोई लाभ नहीं मिल सकता। हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एक फोकस एक्टिविटी शुरू की। 90 प्रोजेक्ट हाथ में लिए, हजारों करोड़ रुपए लगाने का फैसला किया और उन 90 योजनाओं को पूरा करके लाखों हेक्टेयर धरती को पानी से सिंचित करने की दिशा में हमने बीड़ा उठाया। और मैं आज विश्वास से कहता हूं, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के द्वारा हर खेत को पानी, ये सपना पूरा करने की संभावना पैदा हुई है। और अगर हमारे देश का किसान मदद करे, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, बूंद बूंद पानी से फसल का उत्तम उत्पादन करने का फैसला करे, माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर टेक्नोलॉजी का उपयोग, इसको अगर हम महत्व दें, भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है कि मेरे देश के किसान की जिंदगी में पानी कभी संकट पैदा न करे, ये स्थिति पैदा की जा सकती है। इनपुट कॉस्ट कम हो, हमने सोलार पैम्प का अभियान चलाया है। बिजली का खर्चे से किसान को मुक्ति मिल जाए, सफलतापूर्वक काम आगे बढ़ रहा है। एक जमाना था यूरिया के लिए 24-24 घंटे किसान को कतार में खड़ा रहना पड़ता था, लाठीचार्ज हुआ करता था। हर मुख्यमंत्री भारत सरकार के दरवाजे पर दस्तक देता था कि हमें यूरिया चाहिए। हमने यूरिया का निम कोटिंग किया। निम कोटिंग करने से जो यूरिया किसान के नाम पर निकलता था, लेकिन केमिकल की फैक्ट्री में चला जाता था, अब नीम कोटिंग यूरिया का खेती के सिवाय कहीं उपयोगी नहीं हो सकता है। और यह अनुभव आया कि 2 साल हो गए इस देश में यूरिया के लिए कहीं पर कमी महसूस नहीं हुई। कोई चर्चा नहीं है कि यूरिया है कि नहीं है। और नीम कोटिंग करने के कारण पहले से किसान उसका उपयोग भी कम करने लगा है, फसल ज्यादा पैदा करने लगा है। हर प्रकार की फसल में नीम कोटिंग यूरिया के कारण वृद्धि हुई है, किसान को सीधा सीधा लाभ हुआ है। हमने एलईडी बल्ब का अभियान चलाया। आज मध्यम वर्ग के परिवार जिसके घर के अंदर 4 या 5 लट्टू होंगे, एलईडी बल्ब लगाया तो आज उसके घर में 200, 500, 1000 रुपए की
बचत हुई, बिजली की बचत हुई, लाखों करोड़ों रुपए की बचत हुई। हमने डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम चालू की, लाभार्थी के खाते में सीधा पैसा जमाने की योजना चालू की और उसका परिणाम ये आया कि हजारों करोड़ रुपए, मोटा मोटा अंदाज है 60,000 करोड़ रुपया जो कभी गलत हाथों में चला जाता था, योजनाओं के नाम पर चला जाता था, गरीब लाभार्थी के नाम पर चला जाता था, सच्ची यादी, सच्ची व्यवस्था, बैंक अकाउंट में पैसे जाने लगे, सारी चोरी पकड़ी गई। 60,000 करोड़ रुपया सालाना, 60,000 करोड़ रुपया इस देश का चोरी होता बच गया भाइयों बहन, आधार की मदद से हुआ। मेरा कहने का तात्पर्य है कि विकास कैसे, स्केल कितना बड़ा हो, एक्टिविटी का फोकस कितना साफ हो, ये इस सरकार ने करके दिखाया है भाइयों बहनों। लेकिन हम, जन समर्थन बढ़ रहा है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, इसलिए चैन से बैठने वाले लोगों में नहीं है। जितना विश्वास बढ़ता जा रहा है उतना काम का बढ़ता जा रहा है। न्यू इंडिया का सपना लेकर के चले हैं। 2022 आजादी के 75 साल होंगे। देश के वीर नायकों ने मातृभूमि की आजादी के लिए जीवन खपा दिए हैं। हम 5 साल देश के लिए कुछ करने का संकल्प करें, न्यू इंडिया बनाने का संकल्प करें, जहां हर काम में हमारे अपने सपने नजर आते हो। ऐसे कामों को आगे बढ़ाना है, जन भागीदारी से आगे बढ़ाना है। एक ऐसा हिंदुस्तान जो आधुनिक हिंदुस्तान हो, एक ऐसा हिंदुस्तान जिसको देश का नौजवान ड्राइव करता हो, एक ऐसा हिंदुस्तान जहां पर श्रम की पूजा होती है, श्रम का गौरव होता हो, श्रमिक के प्रति आदर का भाव होता हो। एक ऐसा हिंदुस्तान जहां हमारी माताएं बहनें कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ चलती हो, कोई भेद न हो, न कोई ऊंचा हो न कोई नीचा हो। ऐसा हिंदुस्तान, ऐसा न्यू इंडिया जो आर्थिक ऊंचाइयों को पाने के सपनों को लेकर के चलने वाला हिंदुस्तान हो। भाइयों बहनों, 3 साल, एक दिन ऐसा नहीं है जब कोई नया इनिशिएटिव न लिया हो। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां नई पहल न की हो। कथा इतनी लंबी है कि मैं महीनों तक इस सरकार के नए नए कदमों की बातें आपको बता सकता हूं, लेकिन मैंने आज इन सारी प्रक्रियाओं के पीछे हमारी सोच क्या है, हम किस दिशा में सोचते हैं और कहां जाना चाहते हैं, इसका एक छोटी सी झलक आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। लेकिन आज आसाम के लोगों ने पूरे दिन भर मुझे आपके बीच रहने का मौका मिला। आपने जो प्यार दिया, मैं इसके लिए आभारी हूं। और गुवाहाटी की धरती से, मां कामाख्या की धरती से मैं देशवासियों को भी विश्वास दिलाता हूं। आपने जो विश्वास रखा है, उस विश्वास की हर कसौटी पर हमें कस के देखिए, हम खरे उतरने का भरपूर प्रयास करेंगे। आपका भरोसा, आपका समर्थन, आपका विश्वास हमें काम करने की ताकत देता है, और नए काम करने की ताकत देता है, और नई योजनाएं बनाने की ताकत दे रहा है। ये आप ही का सहयोग है। ये जो कुछ भी सफलता है वो 125 करोड़ देशवासियों की है। ये जो कुछ भी प्रगति है वो 125 करोड़ देशवासियों की है। 125 करोड़ देशवासी, यही मेरी टीम इंडिया है। ये टीम इंडिया की सफलता है, और यही सफलता दुनिया में भारत को गौरव से सर ऊंचा करने के लिए तैयार करेगी। इस विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। With 4 significant developments happening across